अभी नहीं हुई ना? हाँ तो कल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कल पूरे हो गए ना। कहाँ हो भैया, कौन सी दुनिया में? यही कहा ना मैंने, कल पूरे हो गए। अब मैंने ये पूछा है कि एक्सटेंड हुई कि नहीं। अभी तक जहां तक मुझे पता है कि एक्सटेंड नहीं हुई है डेट। नहीं हुई है ना? होगी आगे तो पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अब एक एक डेढ़ दो महीने का समय बचा है, तो थोड़ा सीरियस होके देख लो उसे। क्या बचा हुआ था लोक गायन में हमारा? बघेलखंड के लोकगीत या लोक गायन पढ़ना बाकी था। तो अभी मैंने कहा है मुख्य रूप से अगर गायन की बात होगी तो हमें कौन सा अंचल याद रखना है? बुंदेलखंड और निमाड़, निमाड़, निमाड़। ठीक है, निमाड़ वाला। अब थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न इससे पूछेगा तो बस नाम ही याद रखना है। तो हमारा बघेलखंड जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा गायन फेमस है? पहला वसुदेवा गायन। ध्यान रखना, कौन सा गायन? वसुदेवा गायन किस क्षेत्र में गाया जाएगा? बघेलखंड में। विदेशिया बघेलखंड और विरहा बघेलखंड, ये तीनों लोकगीत जो है ये प्रचलित है हमारे कौन से अंचल में? बघेलखंड अंचल में। कौन कौन सा नाम हो गया? वसुदेवा, विदेशिया और उसके साथ, ठीक है, विरहा। ऐसे भी याद कर लेना, ठीक है। कितने लोक गायन है? तीन। कौन कौन से? वसुदेवा, विदेशिया और विरहा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लोक गायन का चैप्टर था, जो हमने टॉपिक शुरू किया था, वो कंप्लीट होता है। उसमें मुख्य रूप से हमने कितने देखे? 4 पार्टों में डिवाइड किया एमपी को, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़। मुख्य रूप से उनमें जो जो लोक गायन प्रचलित थे, पहले हमने मालवा के देखे, फिर उसके बाद निमाड़ के देखे, बुंदेलखंड के देखे और लास्ट में क्या देखा? बघेलखंड। ठीक है। सेम इसी कैटेगरी में डिवाइड करते हुए एमपी को अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लोक नाट्य का। किसका होगा? लोक नाट्य का। तो ध्यान रखना, गायन और नाट्य में फर्क क्या होगा बताओ? क्या फर्क होगा गायन में और नाट्य में? क्या होगा? क्या करके दिखाया जाता है? नाट्य करके दिखाया जाता है। मतलब कहे तो उसमें एक अभिनय की भूमिका होती है। क्लियर है? नाट्य में क्या होगा कि देखो, नाट्य दोनों तरीके का हो सकता है। वो गायन के रूप में भी हो सकता है, इसके अलावा एक शब्दावली जो वार्तालाप की होती है, बातचीत की होती है, उसके रूप में भी हो सकता है। सीधी सी बात होती है कि उसमें क्या होता है? अभिनय होता है नाट्य में। और उसके लिए क्या होगा? कोई एक नायक होगा, नायिका होगी, अलग अलग पात्र होंगे और छोटी छोटी सी कहानियों को लेकर के, अब चाहे वो किसी पर भी बेस्ड हो सकती है। ठीक है, किसी भी अंचल में जहां पर प्रचलित होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो तेजाजी मैंने बताया था कौन सा निमाड़ है, कौन सा क्षेत्र है? निमाड़ है। ठीक है। तो इस तरीके से वहां की लोक जो कलाएं होंगी या जो लोग प्रचलित होंगे, वहां वहां के जो लोग प्रचलित होंगे, काफी फेमस होंगे, या फिर पुरानी जो जैसे हमारी कृष्ण लीला वगैरह है, या फिर जो पात्र होंगे भगवान से रिलेटेड, तो उनकी छोटी छोटी जो कहानियां होंगी उनको किस रूप में देखा जाएगा? नाट्य के रूप में। उसमें क्या होगा? विभिन्न विभिन्न पात्र होंगे, नायक होंगे, नायिकाएं होंगी, कहानियां होंगी और एक मंच होगा, उस पर वो रंगमंच पर क्या करेंगे? अपना जो अभिनय होंगे उसको प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है? तो वो किस शैली में हो सकता है? देखो, गायन में या जो अभी हमने पढ़े लोकगीत, तो उसमें अभिनय मुख्य भूमिका नहीं रखता। उसमें नायक नायिका पात्रों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक गायक होता है, वो गा देता है, या दो होते हैं या तीन होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? वो होगी हमारे किसकी? मुख्य मुख्य पात्रों की। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कौन ध्यान से देखना, सबसे पहले इनकी कैटेगरी करो। सबसे पहला लोक नाट्य का क्या आएगा? नाम आएगा, उसके बाद उसका क्षेत्र आएगा, उसके बाद विशेषता। तो पहला जो हमारा नाट्य होगा कौन सा है? माच, या कहीं कहीं पर इसे कहते हैं माचा। पहला लोक नाट्य कौन सा होगा? माच या माचा। क्षेत्र कौन सा होगा? मालवा। इस क्षेत्र में प्रचलित है मालवा। माच क्या हुआ भाई? माचा मालवा का प्रमुख क्या है? लोक नाट्य है। माचा का जन्म स्थान कहां से माना जाता है? उज्जैन से माना जाता है। क्लियर हुआ? अगर माचा नाट्य की बात होगी या माच्य नाट्य की
नाट्य की बात होगी तो इसका प्रारंभ कहां से माना है? कहां से माना है? उज्जैन किस में आता है? मालवा की निमाड़? किस में आता है? मालवा। तो किस क्षेत्र में प्रचलित हुई? मालवा क्षेत्र में। क्लियर है? कोई डाउट? अब प्रश्न आपसे पूछता हूं, मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य कौन सा है? कौन सा है? माच। ठीक है, तो ये लाइन यहां ऐड कर लेना। मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य कौन सा होगा? माच या माचा। क्लियर है? अंचल पूछेगा प्रश्न में तो कौन सा अंचल होगा? मालवा। तेजाजी की कथा, देखो अभी वही उदाहरण दिया था मैंने, वही निकल के आया। तेजाजी की कथा किस क्षेत्र में होगा? निमाड़ में। उस दिन भी बताया था जब क्लास हुई थी कि तेजाजी का जब भी नाम आएगा तो आपको क्या याद रखना है? ठीक है, क्या याद रखना है? निमाड़। हाँ, गुना से भी संबंध बता देंगे अभी। ठीक है, तो तेजाजी। उसके बाद में अगला आता है काठी। कौन सा नृत्य? काठी नाट्य। ये कहां पर होगा? निमाड़ में। कब होगा? देव उठनी 11 से प्रारंभ होकर लगभग 1 महीने तक ये चलता है। नेक्स्ट है हमारा गम्मत। नेक्स्ट क्या है? गम्मत। किस क्षेत्र में होगा ये? निमाड़ क्षेत्र में गम्मत प्रमुख रूप से फेमस है। तो कौन कौन से हुए? तेजाजी की कथा, निमाड़, काठी, गम्मत, माच, मालवा। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट रासलीला। रासलीला कहां पर होगी? निमाड़ में। मनसुखा, बघेलखंड। मनसुखा, बघेलखंड, हिंगाला किस क्षेत्र में होगा? बघेलखंड में। और लकड़बग्गा कहां होगा? मालवा और निमाड़ में। ठीक है, क्लियर? ये जानवर का नाम नहीं है, मतलब है तो जानवर का नाम, लेकिन यहां पढ़ रहा है तो यहाँ क्या है? ये हमारा नाट्य है। क्लियर है? तो कहां पर होगा लकड़बग्गा? मालवा और निमाड़। हिंगला कहां होगा? बघेलखंड। मनसुखा, रासलीला, निमाड़। क्लियर है? फिर से देखना ध्यान से, कैटेगरी देखना। सबसे पहले हमने कहां का देखा? मालवा का। मालवा में कौन सा देखा हमने? माच। फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखी हमने कहां की? निमाड़ की। कितने देखे निमाड़ में टोटल? 3 देखे हैं। अगली स्लाइड पे भी तो है। कितने देखे? पहला कौन सा? तेजाजी की कथा, काठी, गम्मत और उसके साथ रासलीला। और बघेलखंड में कितने देखे हमने? तो कौन कौन से? मनसुखो, हिंगला। ठीक है, और लकड़बग्गा कहां पर होगा? नेक्स्ट आती है चित्रकला। नेक्स्ट क्या आता है? चित्रकला। चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो पहला कौन सा होगा? मांडना। चित्रकला कौन सी होगी? मांडना। क्या होता है इसमें? मालवा एवं निमाड़ में ये क्या है? प्रमुख रूप से प्रचलित है। भूमि अलंकरण के रूप में मांडना को त्योहारों, विशेष रूप से दीपावली समय, दीपावली का जो समय होता है, घर आंगन में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। चित्रकला अलग अलग तरीके की होती है। एक होते हैं भित्ति चित्र। कौन से चित्र? भित्ति चित्र। हमने क्या देखा था उनमें? ये कहां बनाए जाएंगे? मुख्य रूप से घरों की दीवारों पर। एक कलाकारी होती है कौन सी? शैल चित्र। ये कहां बने होंगे? कहां बने होंगे? पत्थरों पर। क्लियर है? एक आता है कौन सा हमारा? भूमि अलंकरण चित्र। भूमि अलंकरण मतलब जो हमारा जमीन होता है, जमीन का जो हिस्सा होता है, उसको अलंकृत किया जाता है अलग अलग तरीके के चित्रों के माध्यम से। क्लियर है? तो ये जो मांडना है, इनमें से कौन सा प्रकार है? भूमि अलंकरण का। मांडना कौन सा प्रकार होगा? भूमि अलंकरण जो चित्रकला होती है उसका एग्जाम्पल है मांडना। किस क्षेत्र में होगा? मालवा और निमाड़। मालवा और निमाड़। किस तरीके का होगा? देखो ये कोई क्या है? एक घर है, घर का जो आंगन, कच्चे मकान जो होते हैं ना, उनमें जो आंगन होता है इसी तरीके का होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, फिर उससे लिपाई पुताई होती है गोबर वगैरह से। उसमें क्या होता है? इस तरीके की बेहतरीन कलाकारी की जाती है। दिख रहा है कि नहीं? इस शैली को क्या कहते हैं हम? मांडना चित्रकला। क्या कहते हैं? मांडना चित्रकला। किस क्षेत्र में होगी? मालवा और निमाड़ में। नेक्स्ट आता है सुरैती। क्या आता है? सुरैती। क्षेत्र कौन सा होगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये फेमस है। दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय ये बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सब बिलोंग करते हैं बुंदेलखंड से,
तो आपने देखा होगा जब दीपावली का टाइम आता है तो गांवों में क्या होता है, जहां पर विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो उस दीवार पर जहां मूर्ति रखी रहती है, इस तरीके की क्या की जाती है, चित्रकला की जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुरैती। इस चित्रकला को क्या नाम दिया है, सुरैती। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के क्या बोलते हैं, मूर्ते, सॉरी। अगला क्या आता है, मूर्ते। क्षेत्र कौन सा होगा, बुंदेलखंड। ये कब होगा, विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुत्री का भित्ति चित्र बनाया जाता है। ध्यान रखना, दो बुंदेलखंड में दो मुख्य रूप से चित्रकला है। पहली कौन सी हमारी, सुरैती। कब बनाई होगी, दीपावली के समय, और वो भी कौन से दिन, लक्ष्मी पूजा वाले दिन। उसे क्या कहेंगे, सुरैती। फिर एक और आएगा हमारा चित्रकला, मूर्ते। ये कब बने होंगे, विवाह के समय जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, घर का मुख्य दरवाजा होता है, उसके दोनों साइड क्या बनाए जाते हैं, इस तरीके के मूर्ते बनाए जाते हैं। एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन। ऐसा ही होता है क्या, मैं कुछ भी बोल दूं, हाँ ठीक है। क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं हम, मूर्ते। एक और आता है जिरौती। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक सुरैती और एक जिरौती। सुरैती कहां पर था, बुंदेलखंड। जिरौती कहां होगा, निमाड़। हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो अभी हमने देखा है कौन सी, मूर्ति, वो कौन सा चित्रकला होगी, भूमि अलंकरण की भित्ति या शैल चित्र, भित्ति चित्रकला होगी। कहां बनाई जाती है, दीवार। क्लियर है। मांडना, भूमि अलंकरण। क्लियर है। उसी तरीके से जिरौती के कौन सा प्रकार है, भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग का ये एक टाइप है। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतरीन सजा धजा करके जो कलाकारी की जाती है निमाड़ में, उसे क्या कहते हैं हम, जिरौती। क्लियर है। कब होगी ये, हरियाली अमावस्या के दिन चित्रकला को किया जाएगा। नेक्स्ट अगला टेबल है, इसमें पूछा जाएगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अलावा कुछ चित्रकलाओं के नाम होंगे, उनका पूछा जाएगा कि किस अंचल में या किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की ये प्रमुख फेमस है, तो उनको देखना जरूरी है हमें। सबसे पहला कौन सा आएगा, चित्रावण। कौन सी चित्रकला आएगी, चित्रावण। किस क्षेत्र में होगी, मालवा। कब होगी, विवाह के समय घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। अब ध्यान रखना, विवाह के समय दो जगह बनाया हमने। पहला कौन सी जगह, बुंदेलखंड, लेकिन नाम क्या दिया, क्या नाम दिया, मूर्ते। इसी तरीके से हमने कहा बनाए, मालवा में, लेकिन नाम क्या बदल गया, चित्रावण। समझ में आया। बनेंगे दोनों कहां, किसकी दीवार पर, घर की मुख्य दरवाजे की दीवार पर। अब ऐसा नहीं है कि घर में अगर 20 कमरे हैं तो हर कमरे की दोनों दीवार पर जाके मूर्ति या चित्रावण कर दो। कहां पर, जो मेन दरवाजा होगा, जो मुख्य एंट्री गेट होगा, वहां पर ये बने। फिर आता है मामूलिया। कौन सा, मामूलिया। कहां पर होगा, बुंदेलखंड। नवरात्रि में गोबर से कौन बनाती हैं, कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। क्लियर है। काहे से बनेगा, गोबर से। कहां पर, बुंदेलखंड। आता है पगलिया। ठीक है, कहां बनेगा, निमाड़। क्षेत्र कौन सा होगा, निमाड़। पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन इसके द्वारा किया जाता है। जब भी पहले शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म के अवसर पर या खुशी को दर्शाने के लिए पगलिया जो क्या होता है, हंसी आ रही नाम सुन के, चित्रकला को चित्रित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है छठी चित्र। ये कहां होगा, बघेलखंड। शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता को किससे, गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। चूंकि ध्यान रखना, जैसे ही बघेलखंड के बाद छठा हुआ जो इलाका है वहां पे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का क्षेत्र लगता है। क्लियर है। हमारा जो रीवा सीधी सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है, यहां से फिर लग जाता है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, उससे सटा हुआ झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर छठी मैया जैसे कहते हैं, इसको छठी मैया को एक यहाँ पर व्रत भी चलता है, छठ व्रत, अगर आप लोगों में से कोई जानता हो तो। ये बहुत बड़ा पर्व होता है इनके लिए। लाखों की संख्याओं में, यहां तक कि करोड़ों की संख्याओं में लोग बाग इसको मनाते हैं। पूरा एक बिहार में एक अलग ही माहौल होता है, झारखंड में एक अलग ही माहौल होता है। लोग जो विदेश में तक रह रहे हैं वो तक इस छठी व्रत को या छठी त्योहार को
मनाने के लिए अपने घर आते हैं। देखा है कि नहीं देखा? जानते हैं सब लोग? ठीक है, काफी ट्रेनें आप लोग देखना जो जब लौटते हैं तो इस कदर उनमें भीड़ रहती है कि ट्रेनों की छतों पर बैठ के लोग जाते हैं। फ्लाइट है 3-3 महीने 4-4 महीने पहले बुक हो जाती है। तो इस तरीके से इस व्रत की एक महिमा है, काफी प्रचलित है ये बिहार और ये हमारा बघेलखंड अंचल में, खासकर बिहार साइड। तो इसमें क्या होता है, छठी चित्र शिशु के जन्म के 6वें दिन ये जो व्रत होता है छठी मैया का, ये तो फिक्स होता है, अलग होता है, लेकिन शिशु का जब जन्म होता है तो उस समय भी जन्म के 6वें दिन भी छठी मैया का क्या होता है, गेरू। गेरू जो होती है, देखिए क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ गेवरी बोलते हैं, क्यों? रेड कलर की होती है जो, ठीक है, मिट्टी का ही एक रूप होता है वो, रेड कलर की उस मिट्टी से या गेरू जिसे हम बोलते हैं उससे आकृतियों को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, छठी चित्र। फिर आता है तिलंगा। नेक्स्ट क्या आएगा, तिलंगा। कहां पर होगा, बघेलखंड। कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा बनाया जाता है और उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम है। क्या करेंगे, कोयला लेंगे, उसमें तिल्ली का तेल मिलाएंगे और उसके बाद में उससे कलाकारी करेंगे, तो वो कलाकारी क्या कहलाएगी, तिलंगा। ठीक है, याद हुआ? क्या होगा, सबसे पहले क्या देखा, चित्रावण। तो चित्रावण को कैसे याद करोगे, मालवा का चित्रावण और हमारे यहाँ बुंदेलखंड का मूर्ति, दोनों को एक साइड रखो। दोनों का काम क्या है, शादी करवाना। ठीक है, दोनों का काम क्या है, शादी करवाना। शादी करवाना मतलब शादी के समय पर पेंटिंग, और बस क्या है, काम अलग अलग है, क्षेत्र अलग है, काम तो एक ही है, क्षेत्र अलग अलग है। समझ में आया, मूर्ति बुंदेलखंड, चित्रावण मालवा, तो दो याद हुए। इसके बाद में मामूलिया। मामूलिया क्या हुआ, बुंदेलखंड। मामूलिया का क्षेत्र क्या होगा, बुंदेलखंड। कब होगा ये, नवरात्रि के समय। याद रखना, मामूलिया किस समय होगा, नवरात्रि के समय। पगलिया कब होगा, कब होगा, शिशु जन्म। हाँ ऐसा ही होता है ना, मूवियों में, नाटकों में, सीरियलों में देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे ही बच्चे का या बच्ची का जन्म होता है तो घर वाले दौड़ते हुए आते हैं या जो नर्से आते हैं, तो पगलाते हैं कि नहीं पगलाते, पगलाते ही है ना। उसी के नाम पे क्या रख दिया, पगलिया। क्यों धर्म, पगलाते हो? हाँ ये हुआ सही आंसर, पगलाते होंगे अगर कह दिया कि। क्लियर है, तो पगलिया कहां पर होगा, निमाड़ में। नेक्स्ट आता है छठी चित्र। तो छठी चित्र मैंने वो कहानी भी बताई आपके लिए, किस क्षेत्र में फेमस है, झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में ये छठ पर्व काफी फेमस है। तो हमारा जो बघेलखंड वाला इलाका है, सीधी रीवा सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है, ये इससे सटा हुआ है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ, इतने रूप में नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रूप में मान्यता होगी इसकी, मनाया जाएगा ये पर्व। तो किस समय होगा ये, बच्चे के जन्म के 6वें दिन। किसकी आकृति बनेगी, किसकी, छठी माता या छठी मैया जैसे कहते हैं, उनकी आकृति बनेगी, किससे, गेरू से। क्लियर है? फिर क्या आएगा, ठीक है, ये तो आप देख ही चुके, क्या करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, क्या करेंगे, कोयला लेंगे या कोयला का एक टुकड़ा लेंगे, उसको फोड़ेंगे, मतलब बांटेंगे, चूर्ण बनाएंगे, उस चूर्ण में क्या करेंगे, तिल्ली का तेल डालेंगे और उसको अच्छा मिक्स करके मिला के जो अपना पड़ोसी होगा उसके मुंह पे ऐसा ऐसा कुछ बना देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा तिलंगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, बनाकर देख लेना, विश्वास ना हो तो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहला मुख्य नाट्य कौन सा देखा हमने, क्यों मुख्य है ये, माच क्यों मुख्य है, मुख्य रूप से पढ़ना क्यों जरूरी है उसको, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। कौन, माच। कहां से प्रारंभ हुआ, उज्जैन से। उज्जैन किस क्षेत्र में है, मालवा। तो उज्जैन से प्रारंभ हुआ तो क्या उज्जैन में रहेगा, नहीं, वहां के जो आसपास का जो क्षेत्र होगा उससे लगे हुए जो जिले होंगे वहां पर भी ये फेमस होगा। क्लियर है, तो माच का हमने स्थान देखा कहां होगा, मालवा। फिर आता है तेजाजी की कथा। तेजाजी मतलब
निमाड़, ठीक है। निमाड़ में काफी फेमस है, प्रसिद्ध संत हैं, तो कहां पर होगा ये? निमाड़ में। अगला आता है काठी, ये भी कहां? निमाड़। और गम्मत, निमाड़, ठीक है, क्लियर है। अगला आएगा हमारा रासलीला, ये भी कहां होगी? निमाड़ में। मनसुखा, हिंगला, बघेलखंड, लकड़बग्घा, मालवा और निमाड़। फिर हमने देखी कुछ चित्रकला, तो चित्रकला में सबसे पहले कौन सी देखी? मांडना। कब होगा ये? हाँ भूल गए थे, भूल गए। कब होगा? दीपावली के दिन। और वो भी दीपावली 5 दिन की होती है, तो वो उसमें भी कौन सा दिन? लक्ष्मी पूजा का जो दिन होगा वहां पर। और क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र कौन सा होगा? मालवा और निमाड़, ठीक है। अगला आता है सुरहती, बुंदेलखंड, दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया, सुरहती और मांडना में, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एक तरीके का, और वो भूमि अलंकार, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पेस्ट कर, स्लाइड लगा दे। वो बचा हुआ था ना उसमें, चल बेकार। थर्मल बचा हुआ है ना उसमें। एक टॉपिक रह गया था बीच में हमारा, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, वो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था। उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजना या केंद्र, क्या हुआ? जूम कर लूं? एक टॉपिक रह गया था हमारा, कौन सा था? मध्य प्रदेश की प्रमुख तापीय विद्युत जो परियोजनाएं हैं या केंद्र है, उनके बारे में पढ़ना। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, इस टॉपिक से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने बीच में ये संस्कृति के बीच में इस टॉपिक को रखा है। क्योंकि अगर यहाँ से स्किप हो गया तो हो सकता है आगे जब हिस्ट्री पढ़ना चालू कर दें तो वहां इसको पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां फ्लो टूट जाएगा, क्लियर है। तो इसको भी यहाँ पर खत्म करेंगे आज। क्या नाम है टॉपिक का? प्रमुख, ये इसको पकड़ो, तापीय विद्युत केंद्र या थर्मल पावर स्टेशन। मतलब विद्युत बनाई जाएगी किससे? ताप से। विद्युत बनाने का काम होगा, बिजली बनाने का काम होगा किससे? ताप से। एक होती है जल विद्युत परियोजनाएं, जो हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है? विद्युत बनाने का या लाइट बनाने का, जो बिजली बनाने का काम होता है, वो कहां से होता है? मुख्य रूप से जल के द्वारा। और यहां पर किसके द्वारा बनेगी? ताप, ठीक है, क्लियर। तो वही स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशनों के बारे में हमें देखना है। पहला कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नाम याद रखना। पहला कौन सा होगा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहां पर होगा? नेपा नगर, जिला बुरहानपुर। कब स्थापना हुई? 1953 में। उद्देश्य नेपा नगर अखबारी कागज कारखाने को विद्युत उपलब्ध करवाना। ध्यान से देखना, जब हम लोगों ने उद्योग पढ़े थे तब मैंने बताया था यहाँ पर क्या है? अखबारी कारखाना, कागज बनाने का कारखाना, ठीक है। कहां पर होगा? नेपाल में। तो उसी कारखाने को क्या करता है? ये बिजली सप्लाई करने का काम करता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, क्लियर है। स्थापना हुई 1953 में। यह मध्य प्रदेश का पहला तापीय ऊर्जा केंद्र है। पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है हमारा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। विद्युत उत्पादन क्षमता प्रारंभ में कितनी थी? ओनली 17 मेगावाट। कितनी थी? 17 मेगावाट। वर्तमान में कितनी है? 277 मेगावाट। ये याद रखना हो तो रख लेना, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि चांदनी विद्युत ताप ऊर्जा जो केंद्र है वो कहां पर है? नेपा नगर। नेपा नगर कहां है? बुरहानपुर, क्लियर है। इसका काम क्या है? अखबारी कागज जो कारखाना है उसको, ठीक है, हाँ, उसको बिजली उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड करना किसका काम है? हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र का, क्लियर है। स्थापना कब हुई? और मुख्य लाइन जो है ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल पावर स्टेशन पहला कौन सा है? चांदनी तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र, क्लियर। दूसरा आता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। कहां पर होगा? लोकेशन बताओ। जिला कौन सा होगा? हाँ, इतनी बार पढ़ लिया अमरकंटक, घर जैसा लगने लगा है कि पास में ही हो जैसे। पढ़ा है कि नहीं?
सोन नदी पड़ी तो अमरकंटक पड़ा, नर्मदा नदी पड़ी तो अमरकंटक पड़ा, जोहिला पड़ी तो अमरकंटक पड़ा। ठीक है, और अब इसी के साथ नाम आ गया अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। कहां पर होगा? अनूपपुर। कब स्थापना हुई? 1965। कोयले की आपूर्ति कहां से होगी? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। कहां से होगी? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान देना, थर्मल पावर स्टेशन है। क्या है? थर्मल पावर स्टेशन। तो विद्युत कहां से बनाई जा रही है? यहां विद्युत किससे बनेगी? ताप से। ठीक है, हीट से। अब वो कहां से मिलेगी? कोयला जलाया जाएगा तब क्या होगा? ताप मिलेगा, उसको फिर परिवर्तित किया जाएगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में, या बिजली के रूप में उसको क्या किया जाएगा? परिवर्तित किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। तो इसके लिए कोयला कहां से मिलता है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के लिए हाँ, सोन नदी से मिलता है। क्यों? कहां से मिलेगा? मध्य भारत कोयला क्षेत्र बताया था मैंने जब खनिज बता रहा था, तो उसमें कितनी कैटेगरी बताई थी? कौन कौन से क्षेत्र बताए थे? भूल गए? हाँ, कॉपी निकाल के घर पे देखना। तो कहां से मिलेगा ये? सुहागपुर कोयला जो क्षेत्र होगा वहां से इसके लिए कोयला या जो कोल होता है उसकी सप्लाई होगी। जलापूर्ति कहां से होगी? सोन नदी, क्योंकि पास से ही सोन नदी निकली हुई है, तो जलापूर्ति का काम कहां से होगा? सोन नदी से। और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 450 मेगावाट। जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो क्या होगा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा, अच्छा लोकेशन बताओ क्या होगी इसकी? सतपुड़ा लिखा हुआ है, तो लोकेशन कौन सी होगी? बैतूल। स्थापना कब हुई? इसकी कब हुई? ठीक है, तो जब सतपुड़ा बना उसके जस्ट 2 साल बाद कौन सा बना? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो सतपुड़ा की स्थापना 1963, ये किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। बैतूल जिले के सारणी में ये स्थित है। प्रॉपर बैतूल में ना होकर के कहां पर है? सारणी में ये स्थित है। ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। जो जलापूर्ति होती है वो कहां से होती है? तवा नदी से। तो विद्युत उत्पादन क्षमता, इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ कुछ हिस्सा, हाँ मैं क्लियर करता हूं उस डाउट को। कुछ हिस्सा इसमें क्या हुआ है, जब प्लांट लगाया, प्लांटेशन हुआ था, इसका स्थापित हुआ था, तो कुछ हिस्सा किसका है? राजस्थान सरकार का है। तो उसने क्या, इसको क्या किया जाता है? वहां से सप्लाई किया जाता है लाइट का। ठीक है, विद्युत का सप्लाई कहाँ किया जाता है? हाँ, माध्यम क्या होगा ये पूछा है। राजस्थान वहां तरफ, बैतूल नीचे की तरफ, अभी बताएंगे उसको बाय फिगर या मैप के थ्रू बता देंगे। ठीक है, कैसा होता है। तो क्या होगा? कितनी होगी? क्यों अंडरलाइन करवाया इसको? अभी तक जितने देखे हैं उनमें, ये मत कहना कि सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। कहां होगा? बेड़न। बेड़न स्थान सिंगरौली। क्या हुआ? कहां होगा? बेड़न। ध्यान रखना, अभी मैंने एक बार बताया भी था कि जो बेड़न होगा, जिला कौन सा है? सिंगरौली। जिला मुख्यालय कहां है? बेड़न में। सिंगरौली से भी जो मुख्य जगह है वहां सिंगरौली जिले की, वो क्या है? बेड़न। आपके जिले का कलेक्टर अशोकनगर जिला है, तो कहां बैठेंगे? पूरे जिला के कार्यालय कहां होंगे? अशोकनगर। लेकिन सिंगरौली के वहां ना होकर के कहां होंगे? बेड़न में, क्योंकि जिला मुख्यालय कौन सा है? बेड़न। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सिंगरौली, जिसका जिला मुख्यालय जिले के नाम पर ना होकर किसी अन्य जगह पर स्थापित। क्लियर है? स्थापना कब हुई? 1982। कोयले की आपूर्ति कहां से होगी? सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ये इसके बारे में तो काफी पढ़ के आए हैं। जलापूर्ति रिहंद नदी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या नाम है? देखो कंफ्यूजन कहां होगा? विंध्याचल आएगा, सतपुड़ा आएगा, तो लोकेशन में हम कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूज होंगे कि लोकेशन क्या होगी। तो नीचे जब सतपुड़ा जैसे ही नाम पढ़ोगे और उसमें आपको बैतूल मिल जाता है, ठीक है, और उसके साथ में ऑप्शन में आपको मिल जाता है रीवा, सींधी या सिंगरौली, तो ऑटोमेटिकली आप उसको अलग से ही जो ऑप्शन दिए होंगे उनको डिलीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि नाम क्या है, पुराने का नाम क्या था? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा कहाँ है? सदर्न साइड एमपी के, नर्मदा के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा रेंज है। तो अगर रीवा, सींधी, सिंगरौली ऑप्शन में मिलेगा भी,
तो मैं ऑटोमेटिकली ऑप्शन खत्म कर दोगे। क्लियर है? तो थोड़ा ऐसे ही याद रखना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा विंध्याचल में। अगर कोई नर्मदा के दक्षिण का कोई जिला मिल जाता है, क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देना। अगर याद ना रहे तो, याद रह जाए तो और अच्छी बात, क्योंकि विंध्याचल कहाँ है? अरे बताया था ना, इस तरीके से फैली हुई है रेंज, फैली है। ये नर्मदा, और शायद जो पहली या जिनकी दूसरी तीसरी चौथी क्लास है उनको नहीं पता होगा, ये नर्मदा रिवर है। और इस नर्मदा रिवर के उत्तर की तरफ कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज है। क्लियर है? जो कि झारखंड और उसके साथ छत्तीसगढ़ से शुरू होकर के हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। क्लियर है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां पर होगा? बेड़न, जिला सिंगरौली। स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई। कोयले की आपूर्ति कहां से होगी? सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। जलापूर्ति रिहंद नदी से। विद्युत उत्पादन क्षमता, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तक जो पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा कहां होगा? विंध्याचल। अब ये ठीक है, ये नोट करना, ये क्यों इतना 4760 मेगावाट यहाँ उत्पादन होता है उन जितने अभी हमने ताप विद्युत केंद्र पढ़े हैं उनकी तुलना में। ये आंसर आप कल खुद लेके आओगे। क्लियर है? क्या रीजन हो सकता है, कोई बता सकता है? क्योंकि ताप विद्युत केंद्र आप पढ़ रहे हो, तो मुख्य पदार्थ क्या होगा? जैसे कि जल से अगर बिजली बनाओगे तो आपके पास क्या होना जरूरी है? जल होना जरूरी है कि नहीं? इसी तरीके से जब आप ताप या थर्मल पावर स्टेशन लगाओगे तो मुख्य रूप से क्या होना जरूरी है? कोयला। ठीक है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये मध्य प्रदेश में अग्रणी है सिंगरौली कोयला क्षेत्र कोयले के लिए। तो यही वो रीजन है, सही बताया था तुमने। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? ताप विद्युत केंद्र। इस विद्युत ताप केंद्र के आधार पर बेड़न या सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा धानी या ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली। सिंगरौली ना होकर के बेड़न हो तो बेड़न भी सही आंसर हो। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा होगा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। लोकेशन पूछ ले तो बेड़न या सिंगरौली। क्लियर है? तो समझ में आएगा। और हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी कौन सी है? कौन है? सिंगरौली। बेड़न दे दो तो बेड़न, वैसे क्या है? सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी किसके आधार पर? क्लियर? अरे ऊर्जा तो यहीं से ले रहे हो ज्यादा। कितना मध्य प्रदेश में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो यहीं से मिल रही है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर होगा? वीर सिंहपुर, जिला उमरिया। लोकेशन क्या होगी? वीर सिंहपुर, जिला उमरिया। स्थापना 1993। कोयले की आपूर्ति कहां से होगी? जोहिला कोयला क्षेत्र। क्योंकि शहडोल उमरिया वाला जो क्षेत्र था हमने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा कोयला क्षेत्र है? जोहिला कोयला क्षेत्र, जोहिला नदी के आसपास। जलापूर्ति जोहिला नदी से। विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट। क्लियर है? क्या नाम होगा? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, जबलपुर थर्मल पावर स्टेशन की अगर बात करें, स्थान नाम से ही जबलपुर। स्थापना कब हुई? 60। जबलपुर के आसपास का जो छोटा छोटा जहां पर कोयला पाया जाएगा, कोयला क्षेत्र होंगे, वहां से इसको कोयले की आपूर्ति होती है। और जलापूर्ति कहां से होती है? नर्मदा नदी से। विद्युत उत्पादन क्षमता छोटा सा, सिर्फ 44 मेगावाट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पेंच ताप विद्युत केंद्र। अच्छा ये बताओ, ये पेंच के लिए जलापूर्ति कहां से होगी? कौन सी नदी से होगी? तो इसको पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उसी पर लिखा हुआ है। पेंच नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसको भी जब मैंने दो कैटेगरी डिवाइड की थी कोयला की, एक कौन सा था? मध्य कोयला क्षेत्र। दूसरा पार्ट कौन सा बताया था? हाँ भूल गए। तो अभी क्लास में आते से ही मैंने पूछा था पुराना पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ सब पढ़ रहे हैं, नो डाउट। देख लिया? कितने क्षेत्र बताए थे? दो। पहला कौन सा था? कोयला क्षेत्र में। देखो इसलिए रिपीट करना जरूरी है क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं। पहला कौन कौन सा क्षेत्र बताया था? मध्य कोयला क्षेत्र।
दूसरा कौन सा बताया था? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा बताया था? सतपुड़ा। इस मध्य कोयला क्षेत्र में मैंने कौन सा हिस्सा बताया था? मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से पूर्वी वाला हिस्सा, मतलब रीवा, ठीक है, सींधी, रीवा का कुछ हिस्सा, लेकिन मुख्य रूप से सिंगरौली, उसके साथ सींधी, शहडोल, उमरिया और कुछ हिस्सा अनूपपुर का, ये आते थे हमारे किसमें? मध्य कोयला क्षेत्र में। किसमें आते थे? और उसके बाद में जो दक्षिण वाला हिस्सा था बैतूल, ठीक है, बैतूल के साथ में कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा का, और जो मैंने उसको भी कैटेगरी करके बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पुरानी वीडियो देख लेना। तो उसको क्या कहते थे हम? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब चूंकि नाम किसका आया है? पेंच ताप विद्युत केंद्र, और स्थान क्या दिया है? छिंदवाड़ा। तो बताओ क्या इसमें आएगा? वो नहीं आएगा ना। किस क्षेत्र में आएगा? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में। कहां पर आएगा? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो इसी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में पेंच घाटी कोयला क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना? इसकी भी जब कैटेगरी को पढ़ेंगे हम, ये चूंकि काफी बड़ा एरिया है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र भी, तो इसी में एक और कैटेगरी आती है, वो छोटा सा हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? पेंच कोयला क्षेत्र, जो कि पेंच नदी के आसपास फैला हुआ है। पेंच कोयला क्षेत्र या पेंच कोलफील्ड, और यहीं से कोयले की आपूर्ति होती है पेंच ताप विद्युत केंद्र के लिए। क्लियर है? क्षमता कितनी होगी? 1320 मेगावाट। कितनी होगी? 1320 मेगावाट। नेक्स्ट आता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। कौन सा आता है? सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। स्थान क्या होगा? डोंगलिया, जिला होगा खंडवा। क्लियर है? सिंगाजी, संत तेजाजी, इन दोनों का संबंध भी निमाड़ते है, अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उन्हीं के नाम पर संत सिंगाजी भी हैं, उन्हीं के नाम पे क्या है? खंडवा में ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है। स्थापना कब हुई? 2014 में। जलापूर्ति कहां से होगी? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। दक्षिण की साइड कौन सा क्षेत्र है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। और जलापूर्ति कहां से होगी? इंदिरा सागर बांध, और उसके साथ नर्मदा की सहायक नदी शुकता, इन दोनों नदियों से क्या होगी? जलापूर्ति होगी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। क्लियर? और उसकी नर्मदा की सहायक नदी शुकता। जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट। क्लियर है? क्या नाम होगा हमारे ताप विद्युत केंद्र का? इसको हटाते हैं। अब 1 मिनट का समय, प्रश्न पढ़ लिया होगा सबने। अंडरलाइन क्या था ऊपर? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े तापीय विद्युत केंद्र, सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशन कौन, किस बेस क्या मानोगे? मेगावाट। ठीक है, 1 मिनट का समय, आंसर नोट करो। प्रश्न मत लिख लेने लगना, सिर्फ आंसर आंसर मान नोट करो। हाँ बता दे उसको, कौन से 3 है? सबसे बड़े क्रम में जो इसकी क्षमता ज्यादा मेगावाट की है वो ऊपर आएगा, और दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। बाजू वाले का टीप के मत लिख देना, याद आ रहा तो ठीक है, 1 लिखो 2 लिखो, कोशिश करना तीनों लिखने का। क्या किया है? तो लिखे, मैंने तो अलग कहा है ना लिखने का। मेगावाट क्षमता नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम लिख दो तो आप विद्युत।
लिख लिए सबने? सबको याद है? सबने लिखे हैं? वाह, सबने तीनों के तीनों क्रम लिखे हैं? हैं? यहां पर अगर देखूं मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अगर रिजल्ट निकालूं तो 60-70%, 50% तो सब एक ही लिखे बैठे हैं, विंध्याचल का विद्युत ऊर्जा केंद्र। और इनमें से भी 2-3% ऐसे हैं जो अभी सोच ही रहे हैं कहां से शुरू करना है लिखना। नहीं है याद? क्रम भूल गए ना? चलो मैच करो, कितने सही हैं मैच करो। हाँ, तीनों किस किस के सही हैं हाथ उठाना एक बार। हाँ, दो सही हैं मोस्टली। हाँ, एक मिनट, कुछ लोगों ने गलती ये कर दी थी, इसको सेकंड पर रख दिया, हो गया ना? यही मैंने, इसलिए मैं आया था नीचे देखने के लिए। ये बंद है, चालू है माइक? ठीक, इसलिए मैं नीचे थोड़ा आया हुआ था देखने के लिए, क्योंकि मोस्टली गलती क्या कर दी थी, यहां सही था, ठीक है, इनको ऊपर नीचे कर दिया, यही गलती हो गई थी हमसे। हाँ, तीनों में सासा है? अरे तो सासा को पकड़े ही क्यों हो, थोड़ा और एक आधा पकड़ लो। हाँ, सज सत सत का, ठीक है, जैसा भी तुमको ट्रिक बनाना हो, अगर पहले डाउट, पहले अक्षर में कंफ्यूजन है तो आगे का और देख लो, हो सकता है उससे ट्रिक बन जाए। जैसा भी तुम्हें करना हो वो देख लेना। तो कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ होगा, इसलिए मैं पूछ, अच्छा, ये प्रश्न पूछने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि प्रश्न अब थोड़ा क्या कहते हैं एडवांस आना चालू हुआ है। पहला सीधा आता था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो छटाक से ऑप्शन देखा और विंध्याचल तापू। अब प्रश्न वही कहते हैं ना, थोड़ा एडवांस हो गया, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, निम्न को जो दिए हुए हैं उसमें क्रम अनुसार, ठीक है, मेगावाट की क्षमता से या मध्य प्रदेश के सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशन को क्रमानुसार बताइए या समझाइए उसको, वो क्रम दे देगा वहां पर। तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें मैच करना पड़ेगा। क्लियर है? एक तरफ ऐसे 4 लिख दिए, उस तरफ दूसरी तरफ पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख दिया, या दूसरा तीसरा पर जैसा भी उसको लिखना हो। तो हमको क्या है कि कम से कम इतना आइडिया तो होना चाहिए, भले एग्जैक्ट मेगावाट ना हो हमें यार, लेकिन उसका इतना आइडिया होना चाहिए कि हम उसके अंदाजे से अपना क्वेश्चन सही कर सके। समझ में आया कि नहीं? एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखना, 1350 मतलब 1350 नहीं रखना बिल्कुल, बस एक आइडिया याद रखना है कि इसका 1300 के समथिंग था मेगावाट, और दूसरे का हमने देखा उसका 4700 के समथिंग। लेकिन कोशिश करना विंध्याचल जो तापीय ऊर्जा केंद्र है, कौन सा, विंध्याचल तापीय ऊर्जा जो केंद्र है, इसकी आपको विथ मेगावाट जो क्षमता है उसको याद रखना पड़ेगा। क्यों क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है विंध्याचल, और इसी के बेस पर टाइटल मिला हुआ सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी का। तो प्रश्न वो कैसे भी आपसे पूछ सकता है, प्रश्न एग्जाम में कैसे भी बन सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, नीचे से जो सबसे छोटे थर्मल पावर स्टेशन है, कोई दो नोट करके बताओ। जबलपुर का तो मुझे पता है, दो पूछे हैं इसलिए मैंने। अरे जब सबसे बड़ा पूछ सकता है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है, वो कौन सा? नोट डाउन करो। हो गए? मैच कर लो जो लिखवाए हैं उसमें, कौन सा होगा सबसे छोटा? कितनी क्षमता है? कितनी है? और चांदनी की कितनी है? अभी कितनी है वर्तमान? है? तो चांदनी कैसे हो जाएगी, उस जमाने की बात थी, अब तो क्षमता बढ़ा दी है ना उसकी। क्लियर? हाँ, क्लियर है? तो एक जो विद्युत बनाई आपने, वो पहला माध्यम क्या था यहाँ, ताप, ठीक है, थर्मल एनर्जी या कोयले से आपने क्या बनाई, विद्युत बनाई, बिजली बनाई। अब दूसरा किससे बनाओगे, किससे, जल से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तालाब बनाना पड़ेगा, उसमें पूरा प्लांट जो प्लांट रहता है, ठीक है,
उसके साथ में जो भी उसका प्रयोग विधि रहती है वो सब फिट करना पड़ेगा, और उससे फिर आप क्या करोगे, बिजलियों को बनाने का काम करोगे, या बिजली बनाई जाएगी। कैसे बनती है पता है? पानी को रोक देंगे, उसके गेट में फिर क्या टरबाइन लगाए जाएंगे, वो एकदम रफ्तार से या तेज गति से और उस पानी को टरबाइन पे छोड़ा जाएगा, वो टरबाइन घूमेंगे, और घूमने के साथ क्या करेंगे, ठीक है, बिजली उत्पन्न करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इसी तरीके से हमारा पहला कौन सा है, गांधी सागर विद्युत केंद्र, नाम बस याद रखना, गांधी सागर विद्युत केंद्र। दूसरा राणा प्रताप सागर केंद्र, फिर जवाहर सागर, फिर पेंच और बरगी। अब जिन्होंने पहले नदियां अच्छे से पढ़ी होंगी तो उन्हें ऑटोमेटिकली इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये नदियों के साथ में मैं पूरे जो बांध थे, परियोजना थी, वो कंप्लीट कर चुका हूं। तो चंबल नदी पर कितनी है, कितनी है? सबसे पहले जैसे ही जाओगे तो मंदसौर नीमच में मिलेगा गांधी सागर, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो कोटा मिलेगा, जहां पर होगा जवाहर सागर, और कौन सा होगा, जवाहर सागर। और ये राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ जिला, राजस्थान। क्लियर है? इसी के साथ पेंच जल विद्युत केंद्र किस नदी पर होगा, पेंच। बरगी जल विद्युत केंद्र कहां पर होगा, बरगी में, जबलपुर के निकट बरगी बांध। इंदिरा सागर जिला कौन सा होगा, खंडवा। ओमकारेश्वर कौन सा जिला होगा, खंडवा। महेश्वर, खरगोन। सरदार सरोवर गुजरात, जिला कौन सा होगा, नर्मदा। स्थान केवड़िया। बाण सागर कहां होगा, कहां है बाण सागर, भूल गए? हिंट दे दूं थोड़ी सी, है पूर्वी साइड है। और नदी का नाम भी बताऊं, हाँ लो, तो नदी, अब तो बता दो जिला। नहीं आ रहा याद? कौन नदी किन जिलों में जाती है ये तो याद कर लो। हाँ देखो मैप में देख लो, अनूपपुर से निकलेगी, उमरिया शहडोल में जाएगी, सींधी, सिंगरौली, और फिर तो जिला तो बता दो मुझे उसमें, कौन सा जिला? शहडोल मुख्य जिला, उसके साथ कुछ जिला, कुछ हिस्सा आएगा उमरिया का। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा टोंस नदी, कहां पर होगा, रीवा। क्षमता छोड़ो, उसको याद रह जाए तो ठीक है। चंदेल जल विद्युत परियोजना कहां पर होगी, खंडवा में। और मांडी खेड़ा जल विद्युत केंद्र, या जिसे कहते हैं अटल सागर, निर्माण कब हुआ, 1978 में। आधारशिला किसने रखी, सॉरी, आधारशिला 1978 में रखी। काम कब करना कब से प्रारंभ हुआ, 2008। शिवपुरी में सिंध नदी पर क्या है, मोहिनी सागर, और इसी का नाम परिवर्तित किया। फिर क्या है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा, इसको थोड़ा डीप में देखना। पवन ऊर्जा मतलब विद्युत और कहां से मिले, तीन साधन होते हैं, जल, थर्मल और पवन। ठीक है, आपने देखा होगा पवन, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी रहती हैं, खासकर जो मालवा वाला क्षेत्र है। जैसे ही हम इंदौर से जाते हैं, देवास साइड जो इलाका है इंदौर देवास का, वहां पर बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी रहती हैं। तो ये तीसरा हमारा क्या होता है, ऊर्जा को बनाने का स्रोत होता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम कब से, 1995 से देवास के जमगोदरानी गांव, देवास का कौन सा गांव, जमगोदरानी गांव से पहाड़ी पर पवन चक्कियां लगाकर पवन ऊर्जा बनाने का काम किया गया। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में शुरुआत कब से हुई पवन ऊर्जा की, 1995। कहां से हुई, देवास से। कहां से होगी, देवास से। और गांव कौन सा होगा, जमगोदरानी के निकट जो पहाड़ियां थी उन पर पहली बार 1995 में पवन चक्कियां लगाकर पवन ऊर्जा बनाई गई। क्लियर है? देख गए हो कभी, इंदौर जाओगे अगर देवास होकर के, तो रास्ते में बड़ी बड़ी पवन चक्कियां मिलती हैं, उज्जैन भी जाते हैं तब भी देखने को मिलती है ना। तो शुरुआत भी कहां से हुई थी, देवास से। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र शुरुआत कहां से हो गई थी, देवास से। लेकिन राज्य का
जो पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा है वो कहाँ है? रतलाम जिले में मामटखेड़ा में। कहां पर है? रतलाम जिले के मामटखेड़ा में स्थापित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 100 गीगावाट। अब अभी हाल थर्मल पावर प्लांट पढ़ के आए हैं ना, तो वहां 4500 मेगावाट, 1300-1400 मेगावाट, यहाँ सिर्फ 100 मेगावाट। कितना लगता है कि इतनी सी बना के क्या करेंगे? लग रहा है ना? तो एक आंसर, एक क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हैं हम कि मुख्य रूप से ऊर्जा बनाने का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? थर्मल पावर स्टेशन। याद आ रहा है कि नहीं? मुख्य रूप से विद्युत कहां से बनाई जाती है? थर्मल पावर स्टेशन से। फिर जल विद्युत, ठीक है, और थर्ड क्रम याद हुआ। तो वर्ष क्या हुआ? वर्ष 2018-19, आगे बात आती है 18-19 में पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? 5वां। अगर देश में बात करें तो 18-19 का जो सर्वे हुआ उसमें क्या स्थान था? 5वां। मध्य प्रदेश में नवीन पवन ऊर्जा नीति 24 फरवरी 2012 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये लागू की गई। इसी तरीके की पवन चक्कियां कुछ लगाई जाती हैं, अगर देखा हो ना देखा हो किसी ने तो देखा है। ये एक क्रम से कई किलोमीटर के क्षेत्र में इनको स्थापित कर दिया जाता है। जिस दिशा में विंड चलती है, हवा चलती है, उस दिशा में इनको क्या कर दिया जाता है? रोटेट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो ये क्या करेंगे फिर? दिख रहा है ना बड़ा बड़ा पंखा घूमना चालू होगा, तो जैसे ही ये घूमेगा तो पवन ऊर्जा परिवर्तित होगी। इसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये डब्बा सा, ये छोटा मत समझना, इसमें अंदर लिफ्ट लगी रहती है। ये दिख रहा है ना पिलर, इनके जो पिलर दिख रहे हैं इनके अंदर लिफ्ट लगी रहती है। इस लिफ्ट में से जो इंजीनियर्स होते हैं, जो भी इनके एम्प्लॉय होते हैं, वो आके जाके कहाँ पहुंच जाते हैं? ये वाले डब्बे में, जो पीछे हुड टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो भी उसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है, और यहाँ से पवन ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है? ये ऐसा नहीं है कि एक जगह फिट कर दिया, एक डायरेक्शन में फिट कर दिया तो वहीं रहे, नहीं, जैसी हवा की दिशा होगी उसको उसी तरीके से यहां से इसको क्या कर दिया जाएगा? रोटेट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ऊर्जा की बात करें तो हमने कितने माध्यम देखे मुख्य रूप से? 3। कौन कौन से? तापीय, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की शुरुआत कहां से हुई मध्य प्रदेश में? देवास से। गांव पूछेगा तो कौन सा? जमगोदरानी गांव, जिला देवास। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है पवन ऊर्जा में? 5वां। देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां। क्लियर है?